वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ले पर। और रोज की तरह आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं एक एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वही एग्ज़ाम में मिलेगा जो इन सभी मॉक टेस्ट में मैं आपको करा रहा हूं और आगे कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में इस वीडियो को फैला दें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का है। कहता है यदि इफ थीटा ए एक्यूट एंगल न्यून कोण है, tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो भाई मेरी बात सुनो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा आपको 2 गिवन है। अगर ये 2 गिवन है, अगर मैं tan की वैल्यू ऐसा कुछ पुट कर लें कि यहाँ पे 1 बन जाए और यहाँ भी 1 बन जाए, तो 1/1 1 होता है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो tan की वैल्यू में जो 1 होता है वो कहाँ होता है, आप कहोगे 45 पे होता है। अगर मैं पुट कर लूँ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, तो आपको टेबल पता होगी और बाय ऑप्शन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्ट देखिएगा 45 tan 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा है भाई, और 1 का स्क्वायर 1/1 और 1/1 यानी कि 1 और 1 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो 45 हमने यहाँ पे थीटा रखा है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 45 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि धारा नाव का क्वेश्चन है, स्ट्रीम एंड बोट का। देखिएगा एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। देखिए नाव को विपरीत जाना है, विपरीत जाना है मतलब आपको यूएसएस चाहिए। यूएसएस आपने 63 किलोमीटर जाना है। यूएसएस की स्पीड कब आती है, जब आप 13 शांत जल की नावों की चाल में से धारा का वेग घटाते हो, है भाई। तो 13 - 4 हो जाएगा 9, 9 से काटोगे 9 × 7 = 63, यही आपका आंसर आ जाएगा 7 घंटे। ठीक है, 13 - 4 अर्थात 9 घंटे। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 63 किलोमीटर की दूरी को अगर तय करना है तो 7 घंटे उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए और बी एक साझेदारी में 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निवेश किया है इन्होंने। मैं ये कह दूं कि ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। ए ने लगाए 16 रुपये, बी ने लगाए 12 रुपये। कोई दिक्कत? कहता 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया, अर्थात 5 रुपये निकाल लिए 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक तो यही पैसा लगा रहेगा। यहाँ थोड़ा सा गैप बना लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, तो ये हो गया 16 × 48। 3 महीने के बाद उसने क्या किया, 5 रुपये निकाल लिए तो बचे 11। ये लगेंगे 9 महीने, 9 × 3 = 12, यानी ये हो गया 99। इसका मैटर क्लोज, ए का मैटर क्लोज। बी पे आते हैं ज़रा। बी ने 12 रुपये लगाए थे, 3 महीने के बाद इसने भी क्या किया, 3 महीने के बाद इसने 5 रुपये और लगा दिए,
तो 3 महीने तक तो यही लगा रहेगा पैसा। 3 महीने के बाद इसने क्या किया, 12 रुपये 5 निकाले, तो 5 निकाले तो बचे कितने, 5 लगाए हैं तो 17 बचे 9 महीने के लिए। 17 निम्मा हो गया 153 है भाई। सी ने क्या किया, सी ने 21 रुपये लगाए थे, इसके भी 3 महीने बाद, यानी 21 रुपये इसके लगे केवल 6 महीने। ये सारा मैटर आपका हो गया। इसका रेशो बना लो, पैसे का रेशो बनाओगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 147, ए का हिस्सा है, बी का आएगा 639 189, सी का आएगा 126 है भाई। इसको काट दें अगर हम किससे, 7 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। और किससे काट सकते हो, 3 से काट लो, 3 सत्ते 3 9 3 6। फाइनली रेशो आ गया 7 9 6 का। ये ए बी और सी का रेशो का अनुपात आ गया। अभी कहता है तीनों का जो पैसा है, जो लास्ट में प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है 26,400। 26,400 है तीनों का टोटल। इसका टोटल 26,400, मेरा टोटल है 9 7 16 16 6 22। 22 से काटोगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1200। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बी सी से कितना अधिक है, बी सी का डिफरेंस चाहिए। बी सी का डिफरेंस देखोगे तो कितना यूनिट है, 3 यूनिट। एक यूनिट 1200 तो 3 यूनिट आ गई 12 3 3600। 3600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार, आसानी से कर सकते हो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियां 40% है। 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या 40% है। आप मुझे बताओ, अगर लड़कियां 40% होंगी तो लड़के 60% होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। स्कूल में या तो लड़के पढ़ते हैं या लड़कियां पढ़ती हैं, गधे घोड़े तो पढ़ नहीं रहे, है ना, गधे घोड़े तो पढ़ नहीं रहे। रेशो बनाओगे तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। फाइनली गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आ जाएगा 2:3। तो सिंपल सा है। अब आगे कहता है जो बॉयज़ है उनका एवरेज है 62। बॉयज़ का है 62, सॉरी बॉयज़ है ना, बॉयज़ है तो इधर रखेंगे। बॉयज़ का एवरेज है 62, गर्ल्स का एवरेज है 55। कह रहा पूरी कक्षा का एवरेज क्या होगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ लेट कर लूँ एवरेज अपनी मर्जी से 55, अपनी मर्जी से मैंने लेट कर लिया, डेविएशन मेथड लगा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। मैंने लेट किया 55, वो कह रहा है 55 और 62 है, तो 55 से 55 ये तो 0 का डेविएशन हो रही है भाई, यहाँ तो कोई अंतर है नहीं, बिल्कुल नेट 0 आ रहा है। यहाँ कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ आज ज़्यादा आ रहा है 7। 62 माइनस 55, 7 का अंतर, 7 ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है तो 7 तिया 21 ज़्यादा हो गया। अगर 21 ज़्यादा हो गया तो 3 और 2 5 यूनिट पे 21 ज़्यादा है। अगर ये 5 से 21 ज़्यादा है तो 21 दूनी 42, यानी 4.2 एवरेज ज़्यादा कर दो। 5 से काटोगे तो 4.2 आएगा, 4.2 को ज़्यादा कर दो, 55 और 4 हो जाएगा 59.2, 59.2 एवरेज आ जाएगा टोटल क्लास का, 59.2 kg। ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड से बड़े प्यार से हो गया। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे होते, 55 दूनी करते, 62 तिया करते, फिर जोड़ के 5 से डिवाइड करते। ठीक है, डेविएशन मेथड बड़ा आसान सा है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपये है। एक पुस्तक की कीमत है जो MRP है
₹100। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट पर बेचता है। सामान कितने का बेचता है? 274.50 में बेचता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 पुस्तक हैं, तो तीनों पुस्तकों का जो एमपी होगा वो ₹300 होना चाहिए। बेच कितने में रहा है? 274.50 में। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, जरा ध्यान दें। डिस्काउंट दे रहा है ये ₹25.50। कितने रुपए की चीज पर? ₹300 की एमपी पर है भाई। प्रतिशत का 100 लगा लो, ये काट लो, ये आंसर आ जाएगा 8.5%। जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो 8.5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं या समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू पुटिंग पर है। 4x बराबर 3y है, तो आपको चाहिए 2x प्लस में 3y। आपको चाहिए 2x प्लस में 3y का रेशो चाहिए किससे? 3y माइनस 2x से। और x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू 4 है। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है। वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाएगा 6 और 12 हो जाएगा 18। 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। रेशो आ जाएगा डायरेक्टली 3:1। 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई पर है। कहता है वर्ष 2011-12 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कितने प्रतिशत की कमी आई? 2011 में जो डाटा है वो 170 है और 2012 में जो डाटा है वो 156 है। अगर 170 से 156 हो गया तो सीधा सीधा 14 की कमी आ गई। 14 की कमी आ गई 170 पर, प्रतिशत का लगा दिया 100। ये कैलकुलेट करके आ गया 140/17। 17 8 136 है भाई। 17 दूनी 34 और आगे भी अगर चलेगा तो 17 3 51 3 51, यानी कि यहाँ पे आपका ये आ जाएगा लगभग 8.24% की कमी हो गई। 8.24 की आपकी कमी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डीआई पर है। 2008-11 की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 8 में देखेंगे तो 110 है, 8 में देखेंगे तो 110 है और 11 में देखोगे तो 170 है। कितने की वृद्धि हो गई? सीधा सीधा देखा जाए तो 60 की वृद्धि हो गई 110 पर, प्रतिशत का आ गया 100। 0 से 0 कट गई, आ गया 600। 600 को अगर 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आएगा। और 54 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में एक ही है, 54.5%। 54.5% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका डीआई से रिलेटेड है। 2008-9-12 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का एवरेज चाहिए लगभग। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में चाहिए एवरेज। 2008 की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे 110 है। 2009 में अगर बात करें तो 138 है। 2012 में अगर बात करें तो 156 है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा 404 है भाई। 404 को अगर मैं इसमें एवरेज बनाता हूँ, अर्थात 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 से डिवाइड करने पर ये आपका आएगा 134
13.4, तो ये आ ही रहा है सारे ऑप्शनों में। अगर आगे चलाओगे तो ये चलेगा 3, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा 67, 134.67% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा काटने का हिसाब देख लेना, बाकी तो फिट है एकदम। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। देखो, एक तो डायरेक्ट इसका जुगाड़ है, जब भी tan की फॉर्म में सवाल चल रहा हो 1, 2, 3 और 89 तक, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो, tan 1 और tan 89, अगर इसको चेंज करोगे तो tan 89 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और tan cot का उल्टा होता है तो कट जाएगा, तो 90 होते ही मामला ख़त्म हो जाता है। ऐसे 2 के साथ में 88 रहेगा, 3 के साथ में 87 रहेगा, तो कटते कटते बीच में बचेगा यहाँ पे tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री तो खुद 1 होता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होता है 1 से लेके 89 की सीरीज़ में अगर जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कैनवास में 14 मीटर ऊंचाई और 346.5 मीटर स्क्वायर फर्श क्षेत्रफल वाले शंकु टेंट बनाने के लिए कैनवास की लंबाई बतानी है। एक कोई कैनवास है, ठीक है, ऐसे समझो, शंकुआकार है इस तरीके से, ठीक है भाई। इसकी जो हाइट आपको मिली हुई है वो है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। अगर आपको इसकी रेडियस मिल जाए ना, तो आप स्लैंट लेंथ निकाल सकते हो, और स्लैंट लेंथ आते ही आगे तब कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तब कपड़ा की लंबाई निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मेन मकसद है इसका एरिया निकालना। आपको एक चीज़ सुनिएगा, एक रेशो होता है जो कि काम इसमें आता है, RCA का रेशो होता है 744/154। ये सर्कल के रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया का रेशो होता है। ठीक है, उसने बोला एरिया है इसका 346.5। अगर मैं इसको इससे एरिया से रिलेट करता हूँ कि कितना इसका गुना है, तो आप ये कहोगे कि 15, 11 से काटोगे इसको 14 पर, 11 से काटोगे 11 3, 11 एकम 11 पंजे, और 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 45, 2 से काटोगे 2.25। ये गुना जा रहा है 2.25। अगर ये 2.25 गुना जा रहा है तो एरिया जो जाएगा, जो रेडियस होगी, वो इसके रूट का गुना होता है। अगर 2.25 का अंडर रूट लोगे तो ये आएगा 1.5 गुना, यानी रेडियस हो जाएगी 1.5 गुना। अगर रेडियस 1.5 गुना हो जाएगी तो 7 का 1.5 गुना आ जाएगा 10.5। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है इस सर्कल के एरिया से डायरेक्ट रेडियस निकालना। ठीक है, तो 10.5 आ गई इसकी रेडियस, ये रेडियस आ गई 10.5। अब यहाँ से L निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले डेसिमल हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, है भाई। किससे काटोगे, 35, 35 तिया 105, 35 चौके 170, 35 से काटा है तो 35 यहाँ लिख दो। और पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3.5 की गुणा करोगे तो L निकल के आएगी 17.5। स्लैंट लेंथ आ गई आपकी 17.5 मीटर।
ठीक है भाई। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कनेक्ट करके आप चीज़ों को निकाल सकते हो। इसके बाद आगे अब दोनों के एरिया को बराबर रख लो, है भाई। इसका क्या आएगा, इसका सरकमफेरेंस अगर निकालते हैं, इसकी परिधि क्या होती है, परिधि कह लो या उसको बोलते हैं तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है एक तो, ठीक है। एक कर्व सरफेस एरिया होता है, तो इसका कर्व से सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, है भाई। तो पाई इंटू आर, आर मतलब 10.5 इंटू एल मतलब 17.5, 17.5 देखो ये भी 17.5 है, बराबर रख लो। कैनवास है एल इंटू बी, कैनवास की जो है एल इंटू बी तुम्हें दे रखा है 75 सेंटीमीटर चौड़ा, 75 सेंटीमीटर को मैंने क्या बना दिया, मीटर बना दिया। इसको कैलकुलेट कर लो, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 से कट जाएगा ये 11 बार, 2 से कट जाएगा ये दूनी पर, है भाई। 7 तिया कट जाएगा 21 और 3 से कटेगा 3 और 35 दूनी 70, 70 11 जा 770, ये आपकी लंबाई आ गई आंसर। 770 मीटर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई। तो ये कैनवास की लंबाई है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और एक एक घंटा इनको छोड़ा जाता है। पहले ए को खोला जाता है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है 3 सही 1/2, बी ऑप्शन है 4.5 घंटे, सी ऑप्शन है इसका 4 सही 2/3 घंटे और डी है 3 सही 1/4 घंटे। ये आपके ऑप्शन है, इसमें देखिएगा किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम। ए यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 घंटे हैं, बी देखते हैं तो 6 घंटे हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, 4 से काटेंगे 3 पर, 6 से काटेंगे 2 पर। हाँ भाई, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। टोटल को 12 को अंदर रख लो। अल्टरनेट अगर काम होता है 1 घंटा छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डेज में काम होता है, तो यही इसका ट्रिक है। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे ए को भेजेंगे, ए जाएगा तो 3 लगेगा और 3 काम बचा भी नहीं है, तो यहाँ डबल करेंगे, 2 का डबल हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 सही 2/3। यहाँ का डबल करके यहाँ जो काम बचा उसके नीचे ए को भेज देंगे। ए के लिए 3 है और काम है 2, तो पूरा दिन लगेगा नहीं, तो 2/3 घंटे लगेंगे। बाकी का प्रोसेस ये है ही है। 4 सही 2/3 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी बी सी और सी ए को भुजाएं ई एफ जी तक बढ़ाया जाता है। इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है भाई। कहता है एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये जो है आपका यहाँ पे जो ए बी है, जो ए बी है वो ई तक है, बी सी है वो एफ तक है और ये है आपका जी तक। कहता सी बी ए, एंगल सी बी ई, सी बी ई, ये वाला एंगल 130 डिग्री है
और इधर ये वाला एंगल 130 डिग्री है। कहता है ये वाला एंगल क्या होगा। देखो भाई, अगर ये 130 है तो ये होगा 50 डिग्री, अगर ये 130 है तो ये भी होगा 50 डिग्री, 50 और 50 डिग्री हो गया 100 डिग्री। दो इंटीरियर का सम, हमेशा याद रखना, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो दो इंटीरियर का सम है 100, जो तीसरा वाला है उसके एक्सटीरियर के बराबर होता है, अर्थात ये आ जाएगा आपका एंगल GAB। GAB आपका आ जाएगा, GAB आपका आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक ट्रायंगल ABC के दो माध्यक BE और CF एक दूसरे को G पर काटते हैं, ये है मामला, ये A है, ये B है, ये C है। ये आपका हो गया पॉइंट G, ठीक है, ये हो गया पॉइंट G। BG और CG बराबर हैं, BG और CG बराबर हैं। ये आपका यहाँ पे E है, AB पर BE CF एक दूसरे को, BE और CF एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है भाई। एंगल BGC, एंगल BGC आपका यहाँ पे 60 डिग्री है। आप मुझे बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो इधर ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, इधर ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 60 है तो बचा 120, दो भुजा बराबर दो एंगल बराबर, तो ये 60 ये भी 60 हो गया है भाई, ये 60 ये 60। तो इसकी एक भुजा भी गिवन है आपको, BC 8 है, BC हो गया 8। अगर ये ट्रायंगल की सारे एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटर एंगल जो होता है, अगर भुजा किसी की 2 होती है, 2A होती है, तो उसका एरिया होता है √3A² होता है। इसको याद रखना। यानी अगर वो एरिया आपको 8 भुजा 8 दे रहा है तो 2 का कितना गुना है, 4 गुना। 4 गुना है तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16√3। ये आपका आ गया एरिया, ये इसका एरिया आ गया इसका। अगर इसका एरिया 16√3 है तो अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो एक ये ट्रायंगल, दोनों ये भुजा बराबर हो जाएंगी, इधर ये भी बराबर हो जाएंगी, है ना भाई, इधर से ये, इधर से ये, तो ये 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जब 1 का 16√3 है तो 3 का कितना होगा 48√3। आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत अल्टीमेट सवाल है, ठीक है। सेशन बहुत मज़ेदार है और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, क्वेश्चंस, ट्रिक्स लेके आ सकूं, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्ट्रम के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो भाई, फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r, 1/3 पाई h, और r के लिए होता है कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r।
ये आपका वॉल्यूम होता है फर्स्ट टर्म का। लगाइएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का सवाल है। 22/7 इंटू एच है 21। एक रेडियस है आपकी यहाँ पे 5 यानी 25, एक है 9 और 5 चौक हो गया 20। है भाई, 5 चौक हो गया 20, सॉरी 5 चौक दिए, 5 दिया 15, 5 दिया हो गया 15, 15 9 24 हो गया, 24 25 हो गया 49, ये आ गया 49। है भाई, 7 दिया से 21 कट गया, 49 दूनी हो गया 98, 98 इंटू 11 करोगे तो 98 इंटू 11 करोगे तो यह आंसर आ जाएगा 8710, 1087 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला टेस्टिंग का सवाल आपको इससे पूछा जा सकता है फर्स्ट टर्म का, तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान करके चलना, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम में ना होने का कारण है आपको इसका जो आइडेंटिटी है, इसका जो फार्मूला है वो याद नहीं रह पाएगा। तो आप अच्छे से इसको एक बार 2 से 2 3 4 बार लिख के इसको याद करना, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। ठीक है, वॉल्यूम पे क्वेश्चन फार्मूला टेस्टिंग के लिए ज़रूर बनेगा, एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है 100 मीटर की दूरी से एक मीनार का उसके तल से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एलिवेशन जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई चाहिए। देखो भाई, ये कुछ मामला है ऐसा, 100 मीटर की दूरी है भाई, 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो फिक्स होता है 90, अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये 60 डिग्री होगा। और 30 60 90 को देख के तो मुझे याद आ ही जाएगा, और आपको भी आना चाहिए भाई। अब तो आ ही जाना चाहिए। अब तो कई बार ये रिपीट कर चुके हैं। 30 60 90 की जो थ्योरम होती है, जो रेशो होता है साइड का, वो होता है 1:√3:2 होता है भाई। तुम्हें किसकी भुजा दे रखी है? √60 के सामने वाली भुजा गिवन है। मेरे हिसाब से 60 के सामने होता है √3, तो √3 की वैल्यू है ये। तुम्हें किसकी चाहिए? 30 के सामने वाली। भाई ये एच ही तो चाहिए, 30 के सामने वाली वैल्यू चाहिए। अगर 30 के सामने वाली वैल्यू चाहिए तो 30 के सामने आएगा 1 यूनिट। तो ठीक है, आंसर आ गया 100/√3। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। रेशो मेथड है, बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट हो गया। यदि वस्तु को डिस्काउंट पे नहीं दिया जाता, MRP पर ही बेचा जाता, तो उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता? देखो, अगर इसको बच्चे सॉल्व करने लगे ना सवाल को, तो CP वगैरह निकालने के चक्कर में लगे रहेंगे, और CP निकालने के चक्कर में हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक आसान तरीका देता हूँ। आप डायरेक्ट MP से CP का रेशो बना लो। आप डायरेक्ट MP से CP का रेशो बना लो। कैसे बनाओगे? 17% प्रॉफिट है तो 117 हो गया MP, 10% का डिस्काउंट है तो CP आ गया 90। काट लो, 9 से काटोगे 13, 9 से काटो, ये आया 10। ठीक है, यानी CP मेरा 10 रुपया है और MP मेरा 13 रुपया है। कहता है अगर सामान को MP पर ही बेच दूं मैं, MP मतलब 10 का सामान 13 रुपये में ही बेच दूं, तो मुझे सीधा 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपये पर। और प्रतिशत का 100 अगर आपने लगाना है लगा लो, वरना तो 30% प्रॉफिट तो वैसे ही नज़र आ रहा है, यहीं से पता चल रहा था, है ना भाई। तो आंसर आ गया भाई। सीधा देख लो ना, अगर ये 10 पे 13 है तो एक एक जीरो बढ़ाऊंगा तो क्या पता चलेगा? 100 पे 130, तो 30% का तो प्रॉफिट आ गया सीधा।
ठीक है, तो बहुत आसान तरीके भी हैं और जिस बच्चे को नहीं पता है वो नॉर्मल वे में भी थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन किसी भी हालात में सीपी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को चलाओ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या है। ये 7 अंकों की कोई संख्या है 918766x2। कहता है 72 से अगर डिवाइड किया जाए तो x की जगह क्या होना चाहिए। मेरे दिमाग में 72 को देखते ही याद आ जाता है 9 × 72। ठीक है भाई, 72 को देखते ही याद आता है 9 × 72। तो 9 का टेबल बहुत आसान है, 9 से चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का जो सम है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो ज़रा, 9 तो आता है 9 के टेबल में, 8 और 1 9 भी आता है भाई, 7 2 9 भी आता है। 6 में अगर x की जगह 3 लगा दूं तो 6 और 3 9 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, यानी x की जगह क्या आना चाहिए 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अल्टीमेट है ये चीज़ें। बढ़ते हैं आपके बोर्ड मास के सवाल पर। कहता है, सवाल है 3.8 प्लस में 8.2 डिवाइडेड बाय 4.1 इंटू 2 है भाई, माइनस है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.2। इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, देखो ज़रा मेरी बात सुनो। 41 दूनी हो गया 82 और 2 दूनी हो गया 4 और 3.8 में 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7.8। 7.8 ये सारा मसाला 7.8 दे गया, बीच में है माइनस का साइन। कोई दिक्कत परेशानी? ये 12 आ जाएगा यहाँ नीचे, यानी 1.2 आ जाएगा नीचे। 4 तिया हो जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, वो भी माइनस का है भाई। 10 में से 7.8 घटाओगे तो माइनस का आंसर आएगा 2.2। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो उसका समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कराया जाएगा। ठीक है, सेशन में तो आपको मज़ा आ ही रहा है और करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर तैयारी में लगे हो और जीवन को सुधारना है तो लगना तो पड़ेगा। ठीक है, या तो पढ़ो मत, और पढ़ो तो पूरी मेहनत से पढ़ो। ठीक है, बीच में रह के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया तो कार्य का कितना अंश बाकी रह गया। शेष रिमेनिंग पार्ट चाहिए काम का। देखो, ए यहाँ पे है आपका 10 दिन, बी यहाँ पे है आपका 20 दिन। एलसीएम लिया तो आया 20, 10 के 2 पर और 20 का 1 पर है भाई। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। एक दिन में दोनों कर रहे हैं 3 काम, तो 5 दिन में उन्होंने काम किया होगा 15। 20 में से 15 काम हो गया, 20 में से 15 काम हो गया तो आप कहोगे काम बचा 5, काम बचा 5। 20 में से 5 काम बचने का मतलब है काम रह गया वहाँ पे 1/4। रिमेनिंग पार्ट जो है काम का, रिमेनिंग पार्ट जो है वो जो काम है उसका रिमेनिंग पार्ट है 1/4। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई और एक्स जेड एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है। ठीक है, वृत्त के बिंदु आर पर एस टी एक अन्य स्पर्श रेखा है, एक अन्य एक टेंजेंट है।
एक अनदर जो एक्स वाई और एक्स जेड को क्रमशः एस और टी पर काटती है। एक्स वाई 15 है और टी एक्स 9 सेंटीमीटर है, तो आर टी की लंबाई क्या होगी? देखो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट इसकी ये जा रही है, दोनों टेंजेंट हैं, बड़े आराम से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये इसकी टेंजेंट है और एक अनदर टेंजेंट है जो पी है, जो उसको टच कर रही है, स्पर्श रेखा है। ये आपका एस है, ये आपका टी है, ठीक है भाई। अब कहता है एक्स वाई 15 है, अगर ये एक्स वाई पूरा 15 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 है तो, है ना भाई। टी एक्स आपका 9 है, अगर ये टी एक्स 9 है और ये 15 है तो ये भी 15 होगी। किसी बाहरी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो दोनों टेंजेंटों की जो लंबाइयाँ होंगी वो ऑलवेज इक्वल होती हैं, ठीक है भाई। ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, अगर ये 15 होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है टी और जेड हो जाएगा आपका 6। अगर टी और जेड 6 हो जाएगा तो ये एक पॉइंट देखो, इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट तो ये डाल दी और दूसरी टेंजेंट डाल दी ये वाली, देखो तो दोनों टेंजेंटों की लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी। ये 6 है तो पी टी भी आपका 6 होगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आर टी, है भाई, आपको चाहिए आर और टी। तो ये पी नहीं होगा, यहाँ पे ये आर पॉइंट कर लो, ठीक है, आर पॉइंट। ये आपका सेंटर है इसका, ओ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर टी की लंबाई जो आपको यहाँ से मिलेगी वो सिंपल 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी इस पे काम कर रही है, बाहर से किसी पॉइंट से, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट की जो लंबाइयाँ होती हैं ऑलवेज इक्वल होती हैं। बस इसी पॉइंट से पूरा सवाल ही आपका होता चला जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x + 1 बाय एक्स बराबर 2 है, तो x की 12 - 1 बाय x की 12 चाहिए। देखिए एक रिजल्ट होता है, बड़ा फेमस रिजल्ट है, अगर कभी x + 1 बाय एक्स बराबर 2 होता है तो x की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं, इस बात को याद रखना। ये दो रिजल्ट होते हैं, एक तो x + 1 बाय एक्स बराबर 2 होता है, एक देता है x + 1 बाय एक्स बराबर -2। अगर कभी -2 मिल जाए, x + 1 बाय एक्स बराबर -2 मिल जाए तो x की जगह -1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। x + 1 बाय एक्स बराबर 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। आप मुझे बताओ अगर x की जगह 1 रखो तो 1 की पावर 12 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 12 का मतलब 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1, 1 - 1 अर्थात आंसर विल बी 0। 0 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास। कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, मूलधन चाहिए। देखिए बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, उनको बोला है 2 साल में कोई पैसा 720 हो जाता है और फिर 5 साल बाद अगले 5 साल, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, 5 साल ही रख देंगे, जबकि ये बात गलत है। उसने बोला फिर बाद में 5 साल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आगे 7 साल का मामला है, क्योंकि 2 साल ये और अगले 5 साल वो, तो अगले जो है वो 7 साल की बात है। 7 साल में वो हो जाता है 1020, यानी मेरे पास 5 साल का जो ब्याज आ गया वो आ गया 300 रुपये, है भाई। 5 साल का ब्याज अगर 300 है तो आप ये कहोगे 1 साल का ब्याज आ जाएगा 60 रुपीज़, 1 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 120 रुपया।
720 में 120 रुपये तो मेरा ब्याज ही है, तो मेरा जो P रह जाएगा, मूलधन रह जाएगा, वो मूलधन रह जाएगा 600 रुपया। 600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस गलती को मत करना कि 5 करके यहाँ 3 कर लो। ठीक है, 5 2 गड़बड़ हो जाएगा, 7 है वो। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली सवाल पे ध्यान रखना, बाकी तो मामला कोई फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए और खर्चा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो सेविंग है उसमें कितना परसेंट वृद्धि होगी। देखो, एक व्यक्ति की इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, 100 रुपये अगर वो इनकम है उसकी, 75% खर्चा है, तो 25 रुपये उसकी सेविंग हो गई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। खर्चा बढ़ाना है 20%, खर्चा बढ़ा दिया 20%, सॉरी इनकम, खर्चा बढ़ाना है 10%, तो एक्सपेंस बढ़ाना है 10%, मतलब कि 7.5। 7.5 बढ़ाओगे 75 में तो हो जाएगा 82.5 है भाई। 82.5 खर्चा है, इनकम 120 है, तो बचत आ गई 37.5 रुपये। ठीक है, कह रहा बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत 25 रुपये थी, आज बचत है 37.5 रुपये। कितने रुपये वृद्धि हो गई, 12.5। और 12.5 जो होता है वो हमेशा बेस वैल्यू पे निकलता है, तो 25 का 12.5 होता है आधा, है भाई। 25 का 12.5 जो होता है वो होता है आधा। आधा मतलब 50%। 50% आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया वो ऐसे कर लो। बेस वैल्यू हमेशा पहले वाली रहेगी। प्रतिशत का 100 लगा लो, 25 चौक का 100, 12.5 चौक के 50। 50% आपका ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, यही उसके सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ है। तो बच्चों, ये आपके लिए 25 क्वेश्चन में लेके आया था एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट के रूप में, जिसको आप करके जाइएगा और 101% आपकी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी के पैरेलल होंगे, इसी के जैसे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि भाई कहाँ कहाँ कमी है वीडियो में, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मैं आपको दूसरी वीडियो में उसका डिस्क्राइब थोड़ा सा कर दूँ। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी रहेगा कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ जो आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। ठीक है, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जिस किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।